Hello and welcome to BPSC Concept Wala. I am Rahul Mishra and this is the Confidence Booster series of Day 8. जिसको भी कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ के बारे में नहीं पता है तो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर हम लोग आपको डेली कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको 360 डिग्री रिवीजन करा रहे हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का। हमारा टारगेट बेसिकली ये है कि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ हम लोग एटलीस्ट 300 प्लस टॉपिक्स को टच कर लें। ये 300 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके PYQ से पिक किए गए हैं और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी हैं। इन 300 टॉपिक्स को करने के बाद यू विल एटलीस्ट बी इन ए पोजीशन कि आप 70 to 80 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें अब नहीं लगाएंगे, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जस्ट बिफोर दैट एक चीज़, आप पहले टेलीग्राम ग्रुप में जाके इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर लोगे। आप मेक श्योर करोगे कि पहले आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप पहले अपना स्कोर यहाँ पे बता दोगे कि आपको कितना आया, 7 out of 10 आया, 8 out of 10 आया, जितना भी स्कोर आया यू विल मेक श्योर कि आप यहाँ पे बता दे रहे हो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप इस वीडियो को देखोगे ताकि आपको ये समझ आए कि आप कहाँ पे गलत कर रहे थे। अगर आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाले क्वेश्चन को गलत किया है तो आपने क्यों गलत किया, आप कहाँ पे सोचने में लैग कर गए। इसलिए आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखोगे। ठीक है, चलो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विक किया गया है। आप अगर इस CBS को लगातार फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कि मैं क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ आपको, शुरुआत के 1-2 जो क्वेश्चन इजी तो बहुत होते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज को बस थोड़ा सा चेंज किया जाता है ताकि आपको सोचने का मौका मिले उसमें। ऐसा ना हो कि आप उस क्वेश्चन को देखे हुए हो और आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर दो। तो आपको आते हुए क्वेश्चन को कैसे सोचना है वही यहाँ पे मोटिव है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? वाइल ऑब्जर्विंग स्टार्स फ्रॉम द अर्थ देयर apparent position seems to shift slightly and their brightness fluctuates, creating a twinkling effect. This happens because light from the stars. अब क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपली ये भी पूछा जा सकता था कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कौन से रीज़न की वजह से होता है, लेकिन ये नहीं करके थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल बनाया गया है कि एपरेंट पोजीशन के बारे में पूछा गया, ब्राइटनेस फ्लक्चुएट होती है ये आपसे पूछा गया, उसके बाद आपसे सिंपल पूछ लिया गया है कि इसका रीज़न क्या होता है। तो बिफोर गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे ताकि आप ये मेक श्योर कर लो कि आपने इसको सही लगाया था या गलत लगाया था। तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। क्या है करेक्ट ऑप्शन? बी। It is refracted multiple times by varying air densities in the atmosphere. अब देखो होता क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती क्यों है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझने के पहले दिस इज़ द इमेज दैट वाज यूज्ड इन द क्लास। जब हम लोग क्लास में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ रहे थे तो ये वाली इमेज हमने यूज़ की थी। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसको देख रहे हैं तो उनका एक क्विक एक्टिव रिकॉल हो जाए कि ठीक है मैंने क्लास में ये इमेज देखी थी, मुझे क्या क्या बताया गया था, मुझे ये याद आ जाएगा। ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मतलब कि मीडियम चेंज होने की वजह से जो लाइट के पाथ में बेंडिंग होती है उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बेंडिंग होती क्यों है? देखो ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, अगर इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे तो लाइट की पाथ चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से लाइट बेंड करती है। मतलब ये नॉर्मल हुआ, ये लाइट अगर ऐसे आ रही है, इन दोनों मीडियम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ़र्क होगा तो या तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो सकता है या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक केस ही होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द light will bend either towards the normal or away from the normal. So this is the basics of refraction. I hope कि आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पता है और इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी भी एक बार आ गई होगी। अब आते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आप खड़े हो यहाँ पे एक स्टार है बहुत दूर में। पहले तो ये वैक्यूम से आता है, उसके बाद ये
एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। एटमॉस्फेयर में जितने भी एयर पार्सल्स हैं, मतलब कि जितने भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और ऑन अ जनरल ट्रेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता है, मतलब ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम और नीचे धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है। बट ये पैटर्न ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स्ड है, ऐसी कोई यहाँ पे बॉक्स तो लगा हुआ नहीं है ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करता है। ये तो एयर पार्सल्स हैं, हो सकता है किसी किसी एयर पार्सल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, किसी का कम हो, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता है इन जनरल। तो अब क्या होगा, लाइट रे यहाँ से आएगी और ये रिफ्रैक्ट होना शुरू होगी, हर पोजीशन पे जाके थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्ट होते रहेगी, थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्ट होते रहेगी। तो इससे क्या होगा, जब ये आपके पास आएगी तो ऑल दो स्टार की पोजीशन ये है, लेकिन आप किस डायरेक्शन में देखोगे स्टार को, जिस डायरेक्शन में लाइट आपको आती हुई दिखेगी, तो आपको लगेगा कि स्टार यहाँ पे है। लेकिन इज़ इट प्रोड्यूसिंग ए ट्विंकलिंग इफेक्ट राइट नाउ? अगर सिर्फ ऐसा ही होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रही है और स्टार की पोजीशन यहाँ की जगह हमें यहाँ दिखाई देती, लेकिन एक्चुअल में ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों दिखाई देता है? ट्विंकलिंग इफेक्ट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये एयर पार्सल जो हैं कभी इधर हो जाते हैं, कभी मूव करते रहते हैं। तो हो सकता है जो अपरेंट पोजीशन आपको अभी यहाँ दिखाई दे रही है वो कभी यहाँ दिखाई दे, कभी यहाँ दिखाई दे। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वाई अ ट्विंकलिंग इफेक्ट इज़ सीन। तो होता तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही है, लेकिन अगर ये एक फिक्स्ड रिफ्रैक्शन होता कि यहाँ से लाइट आती है, ये ऐसे रिफ्रैक्ट होती है, हमको यहाँ दिखाई देती है, तो ये जो स्टार की पोजीशन है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देती। तो दिस वुड हैव बीन अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टार, मतलब कि स्टार की पोजीशन मुझे कहीं और दिखाई देती। लेकिन ट्विंकलिंग इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये एयर पार्सल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो मूव करते रहते हैं, वो कभी यहाँ है कभी यहाँ है। तो हो सकता है कि कभी रिफ्रैक्शन ऐसे हुआ, उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में हो गया, तो मुझे स्टार अब कहीं और दिखाई दे रहा है, तो कभी यहाँ चमका कभी यहाँ चमका। तो दिस इज़ कॉल्ड द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। और ये क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई होप कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा और आपको अब डिटेल में पता होगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती क्यों है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, उसमें एक सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है और क्यों कनेक्टेड? टू प्रिवेंट डैमेज टू अप्लायंसेस ड्यूरिंग एक्सेसिव करंट, मतलब बहुत ज़्यादा करंट आता है उस टाइम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज ना हो। और कैसे ये प्रिवेंट करता है? बाय मेल्टिंग इट्स वायर एंड ब्रेकिंग द सर्किट। अब ये डिवाइस कौन सी है? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कैच यहाँ पे ये है कि फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर ये दोनों सेम सा काम करते हैं, ये दोनों एक अप्लायंसेस को बचाने का ही काम करते हैं। लेकिन फ्यूज़ जो है दिस इज़ अ वन टाइम डिवाइस, ठीक है, इसका वन टाइम यूज़ होता है। अगर ये फ्यूज़ जल गया तो आपको रिप्लेस करना पड़ता है। घर पे आपने हो सकता है किया भी होगा कि फ्यूज़ उड़ जाता है तो फ्यूज़ की वायर फिर चेंज करते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या है? इसको रीयूजेबल है, ये ड्रिप कर जाता है, ड्रिप किया तो आपने दोबारा ऊपर उठा दिया। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, इसको सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। सीरीज़ में कनेक्ट क्यों किए हैं? ताकि जब एक्सेसिव करंट हो तो तार जो है वो जल जाए। तो यहाँ पे अब किसकी बात हो रही है? फ्यूज़ की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, फ्यूज़, ठीक है। अब यहाँ अगेन बात ये आती है कि इसकी वर्किंग होती कैसे है। आंसर इज़ फ्यूज़। इसकी वर्किंग होती कैसी है ये समझ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब ये समझते हैं कि फ्यूज़ आखिर काम कैसे करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अगेन फॉर दोज हु आर क्लासरूम स्टूडेंट्स, आपको जब ये पढ़ाया था मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमने समझा था कि कैसे इलेक्ट्रिक आयरन काम करता है, वाटर हीटर काम करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ काम करता है, बल्ब का फिलामेंट काम करता है, गीज़र काम करते हैं। ये सारे के सारे कौन से इफेक्ट पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या हमको पता है? H = I²RT। मतलब कि अगर किसी सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस R है, तो T टाइम तक फ्लो करने पे वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी I²RT।
ठीक है, अब आते हैं फ्यूज़ की बात पे। ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपका एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका बल्ब, ये आपका वोल्टेज सप्लाई। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़, यहाँ से आप क्या समझे कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट में या किसी डिवाइस में, अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किस प्रिंसिपल पे बात काम करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर उससे एक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हीट होगा। अब फ्यूज़ में क्या होता है कि फ्यूज़ में एक वायर लगी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। सपोज़ करो कि ये जो सर्किट है इसमें 5 एम्पियर तक का करंट जा सकता है। 5 एम्पियर से ऊपर का करंट अगर फ्लो करेगा तो इसमें जो ये डिवाइस लगा है ये ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा फ्यूज़ यहाँ पे लगा देंगे जिसमें 4 एम्पियर का जैसे ही करंट फ्लो करे तो इसमें इतना हीट प्रोड्यूस हो कि इसकी वायर मेल्ट कर जाए। इसकी वायर जैसे ही मेल्ट करेगी तो यहाँ पे सर्किट हो जाएगा ब्रेक और इस डिवाइस के पास कोई भी करंट जाएगा ही नहीं। तो जैसे ही एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाएगी और फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ फ्यूज़। फ्यूज़ कैसे काम करता है? फ्यूज़ में एक लो मेल्टिंग पॉइंट की वायर होती है, वो लो मेल्टिंग पॉइंट की वायर मेल्ट कर जाती है जैसे ही इस पे एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। क्योंकि देखो, ये पता होना कि कौन सा अप्लायंस लगा है, कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगा है, तो ये तो इजी है। लेकिन अगर इसी से आपसे एक लेवल ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप फिर फंस जाओगे। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये वैसे क्वेश्चन है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलत करना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ ह्यूमन एयर इज़, मानव कान की श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है? तो बहुत सिंपल, बहुत इजी आंसर, 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। लेकिन दिया मैंने क्यों है? ताकि आप यहाँ से एक चीज़ टेक अवे कर लो कि यहाँ से आपको कैट की, डॉग की, वेल की, बैट की, काओ की, एटलीस्ट कुछ एनिमल्स की आपको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पता रहे। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कैट डॉग की तो बहुत बार पूछा जा चुका है, बैट की भी पूछा जा चुका है। तो आप ये मेक श्योर करोगे कि यू नो द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, एक डॉल्फिन की भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आएगा तो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो गलत करना। लेकिन अगर आपसे डॉग या वेल की पूछ लेता है तो वो फिर थोड़ा सा इससे एक लेवल ऊपर क्वेश्चन होगा। अगर आप वो भी सही कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो क्या है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन एयर की? इट इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? अगेन अ PYQ है और आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। ये क्वेश्चन देने का मेरा मोटिव अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो किलो वॉट आवर किस चीज़ की यूनिट है? ये फोर्स की यूनिट नहीं है, पावर की यूनिट नहीं है। किलो वॉट देख के पावर को टिक नहीं करना है, मोमेंटम तो आप खैर नहीं टिक करोगे। इट इज़ तो फोर्स और मोमेंटम तो आप बहुत आराम से एलिमिनेट कर दोगे। एनर्जी और पावर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आपने PYQ वगैरह कर रखा है तो आप वहाँ से बहुत आराम से इसको एलिमिनेट करके इसका सही आंसर जानते होगे कि ये एनर्जी की यूनिट है। और ये जो हाउस होल्ड में हम एनर्जी यूज़ करते हैं कि हमारा 1 यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ, दैट इज़ व्हाट किलोवाट आवर। अगर आपको बोला जाता है कि आपका 1 यूनिट चार्ज हो गया है तो किलोवाट आवर की बात हो रही होती है। तो किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है। ठीक है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, दिस इज़ अ इमेज फॉर स्टूडेंट्स हु आर माई क्लासरूम स्टूडेंट्स, तो उनके लिए है। मैंने आपसे क्वेश्चन ये इसलिए पूछा है क्योंकि आप इसका आंसर मुझे दोगे। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ़ यू यूज़ 60 वॉट
इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब कि 60 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ कर रहे हैं 5 घंटे रोज़, 5 आवर्स डेली फॉर 30 डेज़, तो मेरा किलोवाट आवर में कितने यूनिट्स यूज़ हुए। अगर मैं एक ऐसा कंज्यूमर हूँ जो मैं 60 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, रोज़ 5 घंटे यूज़ करता हूँ और लगातार 30 दिन तक यूज़ करता हूँ, तो मेरे कितने यूनिट यूज़ हुए, मतलब किलोवाट आवर में मैंने कितना यूनिट यूज़ किया। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन आज का आपका ये है और इसका सॉल्यूशन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट CBS। इसके लिए परेशान मत होना कि क्योंकि न्यूमेरिकल है ना, तो न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट CBS में सॉल्व करके इसको दिखा दूंगा। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर रहे हो। जिसको भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल से दिक्कत है वो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ऑडियोमीटर मेजर। ऑडियोमीटर क्या मेज़र करता है, ठीक है। तो अगर हम एलिमिनेट करने पे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से, ठीक है। एल्टीट्यूड किससे, एल्टीमीटर से। हार्ट बीट तो नहीं करता होगा ऑडियोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो करेक्ट आंसर इज ध्वनि की तीव्रता। तो ऑडियोमीटर क्या मेज़र करता है, ऑडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेज़र करता है। अगेन मेरे यहाँ से टेक अवे क्या है कि मैं कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को मेक श्योर करूँगा कि मुझे पता है। फिज़िक्स में 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं। इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये मेजरिंग डिवाइस कौन से चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करता है। तो बहुत सारे डिवाइस हैं ऐसे, जैसे लैक्टोमीटर है, ठीक है, बैरोमीटर है, एल्टीमीटर है। तो आप मेक श्योर करोगे कि आप एक बार इस लिस्ट को गो थ्रू हो लो कि कौन सी डिवाइस किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि फिज़िक्स के होने के बाद भी आप इसमें कुछ बहुत कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक बार इनके बारे में जो बेसिक हैं, एटलीस्ट जो PYQ में आए हैं, जो आपके टेस्ट सीरीज़ में आए हैं, इनको तो आप बिल्कुल ही याद कर लोगे, ठीक है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मैपिंग। ऑलरेडी हम बहुत सारी रिवर्स को देख चुके हैं। आज हमारी बारी किसको देखने की है, आज हमारी बारी है इसके आंसर को देखने की। तो पहले हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। द रिवर्स भीमा, कोयना, दुग्ध गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कौन सी रिवर्स की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। क्या होगा इसका सही आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी कृष्णा। द करेक्ट आंसर विल बी कृष्णा। अब अभी तक हम काफ़ी रिवर्स की मैपिंग कर चुके हैं, आज हम करेंगे कृष्णा रिवर की मैपिंग। किसी भी रिवर के बारे में आपको कौन सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है। ऑरिजिन मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में सही आंसर भी दिया था। ऑरिजिन इसका होता है महाबलेश्वर से, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि ड्रेन कहाँ करती है, ड्रेन करती है ये बे ऑफ बंगाल में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से फ़्लो करती है। ये स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाद जाती है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग दैट यू हैव टू नो कि ऑरिजिनेट कहाँ से करती है, महाबलेश्वर से करती है। ड्रेन कहाँ पे करती है, बे ऑफ बंगाल में करती है। फ्लो कौन कौन से स्टेट से करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब दूसरी चीज़ कि इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं। ट्रिब्यूटरीज़ के नाम पता होना मोर देन इनफ है। आपको ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि ये लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी किस ऑर्डर में इससे आके कनेक्ट होती है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सिर्फ आप नाम जानते हो तो यू आर वेरी वेल प्लेस्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक बार ये भी देख ही लेंगे कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ कनेक्ट करती है और क्या उसका सीक्वेंस है, ठीक है। दिस इज़ योर महाबलेश्वर, दिस इज़ योर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हमको पता है। सबसे पहले देखेंगे हम भीमा रिवर। भीमा रिवर की अपनी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो है नीरा, मान,
सीना। ठीक है, भीमा रिवर है, भीमा रिवर की अपनी भी ट्रिब्यूटरीज है, नीरा, मान, सीना। आपको सिर्फ इसके बारे में ध्यान रखना है, भीमा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है मूसी और एक है मुन्नेरू। तो ये इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो रही हैं? ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं कौन कौन सी है। कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा। ठीक है, इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, फिर आती है घटप्रभा, फिर मलप्रभा एंड लास्ट है तुंगभद्रा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी देखी हमने? एक तो हमने देखी भीमा, फिर देखी हमने मूसी, फिर हमने देखी मुन्नेरू। ये 3 ट्रिब्यूटरी इधर थी लेफ्ट बैंक। फिर हमने देखी कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक, तो ये आपको, मैंने क्या कहा कि आपको सिर्फ ये नाम भी अगर पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन कौन से नाम है? भीमा, मूसी, मुन्नेरू, कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। इतने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था कि कौन कौन सी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। भीमा, कोयना, दुग्धगंगा। आपसे कभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कोयना इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, या भीमा पहले ज्वाइन करती है या कोयना पहले ज्वाइन करती है। आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए इसके। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड? किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? रिजर्व्स के बारे में पूछ रहा है और उसके आगे उसका स्टेट मेंशन्ड है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसको अगर आप गलत कर रहे हो तो बहुत दिक्कत है। तो ये तो आपका सही मैच्ड है। पहली बात ये पूछ रहा है कि इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है, कौन से गलत हैं, तो आपको सबसे पहले तो उसको ही सर्कल करना था। तो वाल्मीकि यूनो की सही मैच्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, मानस नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। तो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, मतलब दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम इन पर्टिकुलर की मैप पे प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, जैसे हम बाकी चीज़ की माउंटेन रेंजेस का हमने किया था, फिर हमने रिवर सिस्टम का किया, वैसे ही हम अब इसकी मैपिंग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वो वाली चीज़ जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये तो यहाँ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क किधर है? यहाँ पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है? गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पे है। और लास्ट हमसे पूछा गया है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क अरुणाचल में नहीं है, असम में है। अरे असम नहीं लिखना है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क। अब इसके अलावा हमको कुछ और भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसकी हम मैपिंग कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट की मैपिंग कर रहे हैं। एक जो नेक्स्ट CBS आएगा उसमें मैं आपसे कोई नीचे का नेशनल पार्क पूछूंगा और साउदर्न इंडिया के नेशनल पार्क हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक है हेमिस। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे पिन वैली है वहीं पे पास में ग्रेट हिमालयन भी है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे गंगोत्री है वहाँ पे 2 और, एक है आपके जिम कॉर्बेट और एक है आपका वैली ऑफ
फ्लावर, ठीक है। यूपी में आपका एक है दुधवा, ठीक है। बिहार का वाल्मीकि हमने देख ही लिया। अब हम देखेंगे इसका, असम में रायमोना है, ठीक है। मानस हमने लिख ही लिया। एक है ओरांग, ठीक है, नामेरी, और एक है काजीरंगा। और भी काफ़ी हैं, बट दिस मच वी शुड नो कि मानस, रायमोना, ओरांग, नामेरी और काजीरंगा। अब ये भी हमारे एक ऑप्शन में था, ये स्टेट मेंशन था, तो इसको भी देख लेंगे क्या क्या है। मौलिंग है, नामदफा है, ठीक है। एक है पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। दिस मच यू शुड नो। क्या क्या हमने देखा? हमने सबसे पहले हेमिस देखा लद्दाख में, फिर हमने यहाँ पिन वैली और ग्रेट हिमालयन देखा, फिर हमने उत्तराखंड में गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर देखा, यूपी में हमने दुधवा देखा, बिहार में हमने वाल्मीकि देखा, असम में हमने मानस, रायमोना, ओरांग, नामेरी और काजीरंगा देखा, और फिर अरुणाचल में हमने मौलिंग, नामदफा और पक्के देखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वाले एरिया के जो इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इनको कवर कर लिया। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन पॉलिटिकली हैं। देखो, आज के सीबीएस में इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग बिलो 7 मार्क्स तो फिर आपको सीरियस रिवीजन में चेंजेस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी रखे हैं मैंने। तो अगर आपको 7 से कम आ रहा है तो यू नीड टू वर्क ऑन सम ऑफ द रिवीजन टेक्निक्स कि आप क्यों गलती कर रहे हो, ठीक है। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से केस, ये जो केस है कौन से चीज़ से रिलेटेड है? कि पावर ऑफ स्पीकर, फंडामेंटल राइट्स, रोल ऑफ गवर्नर, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। द करेक्ट आंसर इज मौलिक अधिकार। अब ये क्वेश्चन देने का मोटिव क्या है कि इस टाइप के जो केस वाले क्वेश्चन है ना, आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछते हैं कि इस केस का क्या जजमेंट था, क्या किसकी टेक्निकलिटी है, नहीं। आपसे सिंपल प्लेन वेनिला पूछेंगे कि ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अब आपका काम है कि दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आज बहुत कम क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल और एक ये आपका काम है कि आप सारे का मुझे बताओगे कि ये किस बेसिक चीज़ से रिलेटेड है। अगर आपसे ऑप्शन में आएगा, अगर क्वेश्चन में आएगा तो किस बेसिक चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि गोलकनाथ केस किससे रिलेटेड है, मिनेरवा मिल्स किससे रिलेटेड है, शंकरी प्रसाद किससे रिलेटेड है, सज्जन सिंह किससे रिलेटेड है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारों के नाम लिख के सब किससे रिलेटेड हैं आपको बताना है। अब मैं आपको ये भी कर सकता था यहाँ के लिख के दे दूँ, लिख के देने से वो याद नहीं रहता। अगर आप एक बार खुद से सर्च करोगे ना तो बहुत ईजिली आप उसको सही करोगे अपने एग्ज़ाम में, आपको लंबे टाइम तक वो याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो मेक श्योर कि यू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following articles comes under which of the following articles under the Indian Constitution protects right to privacy? Be it UPSC, be it BPSC. I don't know कि क्या इनकी इस क्वेश्चन से बिल्कुल ही अटैचमेंट है। हर बार ही ये वाला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, मतलब 1 साल 2 साल छोड़ के ये पूछते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए CBS में इसको इंक्लूड किया है कि ये तो आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। इसके साथ आपको ये आर्टिकल्स का पता होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन डालने का मोटिव सिर्फ ये है कि इसको आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ BPSC ही पूछती है, UPSC भी पता नहीं क्यों घुमा फिरा के इसको पूछती ही रहती है, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम फ्रॉम पॉलिटी में ये चीज़ आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कि ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कहाँ से उठाया गया है, ये वाला फीचर कहाँ से उठाया गया है। अब कुछ फिक्स्ड जगह है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को, पहले आपको आंसर बता देता हूँ कि कहाँ से उठाया गया है फंडामेंटल राइट्स। तो करेक्ट आंसर इज़ USA।
करेक्ट आंसर इज सी, ताकि आप मैच कर लो कि आपने सही लगाया था कि नहीं। अब देखो कुछ फिक्स जगह है जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को लिया गया है या वहाँ से इंस्पायर्ड है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, साउथ अफ्रीका का, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, क्या क्या लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, रेजिडुअल पावर्स लिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या लिया गया है, रोल ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। तो आप एक काम करोगे, आप एक टेबल बनाओगे और इस टाइप से फीचर्स को लिख के उसके सामने कौन से कंट्री से इसको पिक किया गया है ये आप लिख लोगे। कब, इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिम, अगर आपको नहीं याद है तो लास्ट टाइम के लिए ये फ्लैश कार्ड आप ज़रूर बना लोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, ठीक है। तो दीज वेर द 10 क्वेश्चंस दैट वी नीडेड टू डिस्कस टुडे। आप अपना कमेंट में स्कोर बताओगे और जो दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनका आंसर बताओगे। और एक ये काम मैंने आपको बोला है कि टेबल बनाने वाला, ये आप अपना पर्सनल नोट्स में रखोगे। ये सबको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये ऑलरेडी याद होगा, तो उनके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सीबीएस। नेक्स्ट सीबीएस में मैं आपको उस न्यूमेरिकल का आंसर भी बताऊंगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।